ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की इजराइल अमेरिकी हमले में मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। तेहरान से लेकर तेल अवीव और कुवैत से लेकर ओमान, सऊदी अरब या कहीं पूरे मिडिल ईस्ट तक तबाही के निशान क्या इशारा कर रहे हैं? क्या छोटे छोटे पॉकेट्स से निकलकर अब युद्ध एक बड़ा और विस्तृत आकार ले रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा चुकी है? इसका अंदाजा आपको खामनेई की मौत पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए संदेशों से लग सकता है। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने संयुक्त बयान में कहा कि न तो हमें हमलों के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी और न ही इसमें शामिल किया गया था। तो वहीं रूस ने हमलों को पूर्व नियोजित और उकसावे की सशस्त्र आक्रामकता बताया और अमेरिका और तेल अवीव पर आरोप लगाया कि वो परमाणु कार्यक्रम की चिंता के पीछे शासन परिवर्तन का एजेंडा छिपा रहे हैं। चीन ने भी गहरी चिंता जताते हुए सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और वार्ता पर लौटने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनका देश ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने ईरान के मौजूदा नेतृत्व को अस्थिर करने वाली ताकत बताया। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है। तो क्या ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है? ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले और अपने तय टारगेट को अचीव करने के बाद क्या युद्ध अब खत्म हो जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट का धुआं विश्व के बाकी हिस्सों में भी फैलेगा? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये समझिए कि ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल के अलावा 7 और देशों पर क्यों गिर रही? क्यों ईरान के निशाने पर जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई आ चुके हैं? ईरान 6 ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। इसलिए ईरान इन देशों को टारगेट कर रहा है। शुरुआत में ईरान से मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी गई थी, लेकिन अब निशाना जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में रिहायशी इलाकों पर भी है। क्योंकि खामेनेई की मौत और ईरान पर हमले के लिए ईरान इन देशों को भी जिम्मेदार मान रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इन देशों को ट्रंप ने भरोसे में ले रखा था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन खामेनेई भी मिडिल ईस्ट के एक देश के हरी झंडी दिखाने के बाद हुआ। बॉस, ऐसे ही किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिचुएशन, टाइमिंग, इक्वेशन सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना होता है। खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामेनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? यह सब भी आपको बताऊंगा। रात 9:38 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक सुपर एक्टिव हो गए? किसका फोन आया था भाई? क्या बात हुई? ट्रंप ने टर्की को फोन क्यों किया था और कहां से यह सिग्नल मिला कि तेहरान में 30 बमों के साथ तगड़ा प्रहार हुआ? यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है, ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के मारे लागो से निकलने का संदेश दिया। ये ट्वीट 28 फरवरी की रात 9:38 पर किया गया। रात 1:38 पर व्हाइट हाउस का एक्स पर एक और पोस्ट आता है जिसमें संदेश होता है कि ट्रंप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं जहां सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार सहमति ले रहा था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने रात 2:23 पर एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाला जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, UAE और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात करने की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक 30 बम पूरे परिसर पर आसमान से बरसे। हर जर्रा, हर कोना जैसे बमों की गर्मी से उबल पड़ा। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर में उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई के अलावा मोहम्मद बाकपुर जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह मौजूद थे। एडमिरल अली शमखानी मौजूद थे जो सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इसके अलावा सैयद माजिद मौसावी थे जो IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर थे। और साथ ही ईरान के उप खुफिया मंत्री मोहम्मद शेराजी भी बैठक में शामिल थे। तभी आसमान से बम बरसाए गए। दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमले और खामेनेई के मारे जाने के बाद युद्ध के बादल ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के बीच छा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है और अमेरिका, इजराइल भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन वॉर अभी रुका नहीं है। अफगान, पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं? आखिर शांति का राग अलापते अलापते ट्रंप 180 डिग्री क्यों घूम? वैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के दिमाग को ट्रैक कर पाना GPS के बूते की भी बात नहीं है, किसी सिस्टम के बूते की बात। लेकिन अब तो यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप का दिमाग कौन से अगले टारगेट पर सेट हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को तो वहां से भागना तक पड़ा। वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति मुदरो को तो उठाकर ही लेकर चले आ गए और जेल में डाल दिया। अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मार दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है? सनकी ट्रंप अब क्या करने वाले हैं? और इसलिए कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में बढ़ता तनाव कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल ट्रिगर तो नहीं दबा देगा। अब बात इसी पर करते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस वक्त इजराइल ईरान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हुआ है। यरूशलेम के पास बेत शेमेश में ईरान का अटैक हुआ है।
अटैक में 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में बेत शेमेश को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान चुप नहीं बैठ रहा। लगातार इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इधर ईरान भी पलटवार कर रहा है और इस बार यरूशलेम के पास बेत शेमेश को निशाना बनाया गया है। 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में बेत शेमेश के इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है, ये बड़ी खबर। खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में गदर मची हुई है। कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर बात ये कि मुनीर बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले ही साल सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब सवाल यह है कि मुनीर ऐसे में क्या करेगा? क्या वो अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए भेजेगा या फिर इस्लामिक नेटो की तबाही का मरसिया पढ़ेगा? ईरान में अयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के बाद पाकिस्तान की हवा खराब है। कहीं ऐसा न हो कि ईरान के बाद नेतन्याहू की मिसाइलों या हवाई हमलों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और साथ ही आतंकवादी भी। मुनीर से लेकर शहबाज और कहें तो पाकिस्तानियों की सांसें उखड़ी हुई हैं। उन्हें अब ये बात समझ आने लगी है कि ईरान से खाली होने के बाद अगला टारगेट वो होगा। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों के ग्रुप्स, वो गिरोह जो हमास के आतंकियों के कनेक्शन में है। आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का लिंक भी सामने आ चुका है। समझना मुश्किल नहीं कि अगर पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बम है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमास या फिर दूसरे इस्लामिक आतंकियों के हाथ में नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि अपने इस्लामिक बम के साथ ही खुद को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने के फिराक में था, लेकिन अब वो ख्वाब भी खामेनेई वाले एपिसोड के बीच जाता रहा। लेकिन एक और इस्लामिक देश है जो इस्लामिक आतंक को इस्लामिक उम्मा का एक बड़ा हथियार मानता रहा है, टर्की। एर्दोगन बहुत शातिर तरीके से शांत बैठा हुआ है। तबाही के मंजर में वो अपने मोहरे जियोपॉलिटिकल बिसात पर बिछा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र के खलीफा बनने के एर्दोगन के सपने में उसके एक प्रतिद्वंदी अयतुल्ला अली खामेनेई खत्म हो चुके हैं। ये बात भी साफ हो चुकी है कि एर्दोगन की जानकारी में खामेनेई पर हमले को अंजाम दिया गया। एर्दोगन फिलहाल एक मौके के इंतजार में है। एर्दोगन इस्लामिक देशों का खलीफा बनने को बेताब है। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक टर्की अमेरिका के साए से खुद को अलग न करे। इच्छा तो यही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एर्दोगन धीरे धीरे चीन रूस के कैंप की ओर शिफ्ट हो रहा है और वो कभी भी मौका आने पर अमेरिका को धोखा दे सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट में उभरा मौजूदा तनाव एर्दोगन और मुनीर के लिए पाला बदलने का बढ़िया मौका है? दोनों ट्रंप को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि दोनों ही इजराइल से बुरी तरह चलते हैं, लेकिन अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि चीन अभी दूर है। सच ये है कि एर्दोगन और मुनीर दोनों की कोशिश मिडिल ईस्ट में चीन को एक पैसेज देने की है। ईरान रुकने वाला नहीं है। खामेनेई की मौत ने उसे बेकाबू कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि खून की आखिरी बूंद तक वो मुकाबला करेगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर हमला करने की खबरें भी ईरान की तरफ से आई हैं। ईरान ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो आग से खेलने को तैयार है। इधर सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कमिटमेंट वायरल हो रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्लियर है। हवाई हमलों से ईरान की सरकार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वहां के लोग खुद मौजूदा रजीम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जैसा कि पहले भी हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप का टारगेट तो पूरा हो ही चुका है।
ट्रंप इस युद्ध में ज्यादा फंसना नहीं चाहेंगे, लेकिन बात नेतन्याहू की है तो वो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही शांत बैठेंगे और सुरक्षा की गारंटी है इस्लामिक आतंकवाद का समूल नाश। ईरान अमेरिका के तनाव के बढ़ते जाने की खबरें मिल रही हैं और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर देखिए इसको। इजराइल ने ईरान के 2 विमानों को मार गिराया है। इजराइल ने ईरान के F-5 और F-4 लड़ाकू विमान को मार के गिरा दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमला करने की तैयारी में थे ये विमान, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ये दोनों विमान हमला करते उसके पहले ही उन्हें मार गिराया है। 2 लड़ाकू विमान F-5 और F-4 ये दोनों इजराइल ने मार गिराए हैं और ये ईरान के लिए बड़ा झटका। हमले की तैयारी के वक्त ही इन्हें इजराइल ने मार गिराया है। 2 फाइटर जेट्स ईरान के ढेर हो गए। ईरान में 47 साल की सल्तनत का खात्मा हो चुका है। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल के मिसाइल प्रोग्राम पर सबसे तगड़ी चोट हो चुकी है। यानी अमेरिका और इजराइल जो चाहते थे एक तरह से वो पूरा हो चुका। अब सवाल यह है कि आगे क्या? मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का दुनिया पर क्या असर होने वाला? सवाल यह है कि क्या ईरान से लेकर बहरीन और दुबई से ओमान तक छिड़ी बारूदी रंजिश का भारत पर भी असर हो सकता है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आक्रोश है, आग है, सिसकियां हैं, शोर है और धमाकों का जोर है। तेहरान में तबाही का मंजर, इस्फहान में बरसता बारूद और इजराइल के हमले से कराहते कोम शहर को देख लीजिए। जान लीजिए कि ये जंग अभी जल्द थमने वाली नहीं है। 47 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ चुका है। ईरान की चौहद्दी पार कर मिसाइलें खाड़ी देशों के आसमान को सुलगा रही हैं। युद्ध की यह आग भले ही खाड़ी देशों तक फैली हो, लेकिन इसकी आंच कई देशों तक पहुंचने वाली है। यह तय हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया। ईरान की नेवी रेडियो संदेश जारी कर जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दूर रहने को कह रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कई देशों के जहाज फंस गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद से ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के बाजारों पर क्या असर हो सकता है? ईरान के फैसले के बाद तेल के दाम बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है? ईरान के साथ जब भी जंग का जिक्र आता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात होती है। असल में हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा गेट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे समझिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक संकरा सा समुद्री रूट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। खास बात यह कि यह जल डमरू मध्य अरब सागर तक फैला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह यूरोप और एशिया के बीच कारोबार के लिए एक अहम रूट है। दुनिया का 25% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही रोक दी है। अब इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी इलाके से सप्लाई होता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक तेल टैंकर को मिसाइलों से टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से स्काई लाइट नाम के जहाज को टारगेट किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इस जहाज में क्रू में 2 भारतीय भी शामिल थे। माना जा रहा है कि खामेनेई की मौत से गुस्साया ईरान और भी जहाजों को निशाना बना सकता है, जिसके बाद से दुनिया के तमाम देशों ने अपने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोक दिया।
जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बात यह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे, तब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद फिर से खोल भी दिया था। ईरान ने इस बार फिर से वही रणनीति अपनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान लंबे वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है? असल में खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प है ही नहीं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े ओपेक देशों का तेल एशिया के बाजारों तक इसी रूट से होकर पहुंचता है। अब आपको दिखाता हूं कि क्या ये बहुत लंबे तक बंद रह सकता है रास्ता। लेकिन इस वक्त वॉर जोन से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले उसको देख लेते हैं। और इस वक्त महायुद्ध के बीच थोड़ी देर बाद सीसीएस की मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है। तमिलनाडु से आज रात दिल्ली लौट रहे हैं पीएम मोदी और उसके बाद इस मीटिंग को बुलाया गया है। तो इसलिए ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यहां एक बड़ी बैठक बुला ली है। महायुद्ध के बीच नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है। और इसका क्या मतलब, क्या भारत ईरान अमेरिका युद्ध में अपनी स्थिति क्या होगा, इसको क्या होगी, इसको सुनिश्चित करने जा रहा है, या पाकिस्तान पर कोई बड़ी आफत आ सकती है? क्या भारत अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है? क्या इसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है? तमाम सवाल हैं। लेकिन उसके बीच ये बड़ी खबर कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी मीटिंग बुला ली गई है। महायुद्ध के बीच नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग बुला ली है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और इजरायल को ईरान की बड़ी धमकी। अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, ईरान ने क्लियर कर दिया है। खामनेई के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि अमेरिका और इजरायल ये न सोचें कि अगर ये हमले होते रहे तो ईरान घुटने टेक देगा। ईरान खुलकर धमकी दे रहा है कि बॉस, हमारे झुकने का सवाल नहीं, हम खामनेई के रास्ते पर चलेंगे। ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेगा, खून की आखिरी बूंद तक ईरान लड़ेगा। ये बड़ा ऐलान ईरान ने कर दिया है। खाड़ी देशों में मीनारों से उठता ये धुआं दुनिया के देशों को डरा रहा है। ईरान, बहरीन से लेकर कुवैत और कतर तक लगातार मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। इजराइल और अमेरिका के हर वार पर ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेकिन ये जंग मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। इस जंग का सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतें पहले से तेजी से ऊपर भाग चुकी हैं। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड की कीमत 72.87 से 73.19 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो जुलाई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बंद होने से ब्रेंट क्रूड 80 से 100 डॉलर प्रति बैरल या इससे भी ऊपर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से तेल के जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से क्या भारत को टेंशन होनी चाहिए? भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, जिसमें रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। लेकिन एक और जहां अटलांटिक देशों से तेल लाने में 25 से 45 दिन लगते हैं, तो खाड़ी देशों से सिर्फ ये 5 से 7 दिन में ही सप्लाई हो जाता है। यानी मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक तौर पर अभी भी सबसे अहम है। खाड़ी देशों की बात की जाए तो भारत अपने जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से मंगवाता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते में आता है। वैसे भारत के मामले में थोड़ी राहत की बात है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने हाल ही के महीनों में ईरान से बहुत कम तेल खरीदा है, इसीलिए सप्लाई स्रोत बदलना संभव है। बावजूद इसके दुनिया के बाकी देशों में तेल की कीमतें बढ़ने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। असल में जंग इस कदर भीषण हो चुकी है जिसे लेकर हर शख्स सहमा हुआ है, जिसे लेकर आशंका है कि सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बाजार खुलेगा तो निवेशकों के मन में अनिश्चितता हावी रहेगी। दूसरी तरफ जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोना चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
अभी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,971 रुपए है और चांदी की कीमत 2,74,389 रुपए। अगर कच्चे तेल में तेज उछाल आया तो अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में भी घबराहट देखी जा सकती है। असल में दुनिया के कई छोर युद्ध की आग में धधक रहे हैं, जिससे निवेशकों में डर है। जाहिर है मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराता बारूदी धुआं न सिर्फ सरहदों पर तनाव बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों की नींद भी उड़ा चुका है। कहा जाता है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध तो खुद उलझा हुआ मसला है और यह मसला बहुत गंभीर हो चुका है। सिर्फ एक रात में दुनिया की कूटनीति बदल चुकी है। कई देशों ने जहां ईरान पर हमले का विरोध किया तो कुछ इजराइल और अमेरिका के समर्थन में भी। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में न्यूट्रल रहना बेहतर समझा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद दुनिया के समीकरण कैसे बदल सकते हैं? बहरीन ब्लास्ट से दहल रहा है, शारजाह में मिसाइलों का खौफ है, ओमान तक ईरान के टारगेट पर है, तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ईरान से शहरों में तबाही और बर्बादी की दास्तानें लिख रहे हैं। चंद घंटे पहले तक कौन जानता था इजराइल अचानक हमला करेगा? किसे पता था ईरान का पलटवार होगा, जोरदार होगा? किसे खबर थी दुबई जैसे शहरों से लेकर कतर तक ईरानी मिसाइलें पहुंच जाएंगी? लेकिन ऐसा हो रहा है, पिछले 36 से ज्यादा घंटे से लगातार हो रहा है और दुनिया टकटकी लगाए धरती के एक कोने में तबाही का मंजर देख रही है। ईरान पर इजराइल के हमलों को लेकर किसने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक हत्या है। बेल्जियम ने कहा कि ईरानी जनता को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। नॉर्वे ने कहा कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। स्पेन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला वैश्विक व्यवस्था को और टकरावपूर्ण बना सकती है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने रियाद और पूर्वी इलाके पर खुलेआम और कायरतापूर्ण हमला किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यानी दुनिया के तमाम देश ईरान और इजराइल की जंग को लेकर चिंता जता रहे हैं और ये चिंता यूं ही नहीं है। मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का दुनिया की कूटनीति और रणनीति पर बड़ा असर हो सकता है। दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। कई देश एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुद ईरान परमाणु बम हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जानकार एटमी हथियारों को सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने पर अमेरिका और इजराइल के लिए इस तरह का हमला करना शायद आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि ईरान एटमी हथियार कैसे हासिल कर सकता है? अमेरिका समेत कई देश ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका शुरू से ही ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ रहा है। खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वो लगातार ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की धमकी देते रहे। इसी वजह से ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। आखिर में अमेरिका ने खामनेई की हुकूमत को खात्मा करने की ठानी, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दाव माना जा रहा है। अमेरिका ने सिर्फ हवाई हमला किया है और खामनेई की हत्या हो चुकी है। और अगर अब ट्रंप तेहरान में अपने मुताबिक सत्ता बनाने में तैयार हो जाते हैं तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी जीत माना जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.